जावेद के पास जल्दी से चलते हैं। मोहम्मद जावेद एकमात्र यूपीए कांग्रेस के उम्मीदवार जो जीते थे, और इसीलिए देखिए ना पूरी मुजाहिद आलम को जेडीयू ने उतारा है। तीनों जो प्रबल पार्टियों के दावेदार हैं वो सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। मुजाहिद आलम जेडीयू की तरफ से, तो एमआईएम की तरफ से अख्तरुल ईमान को यहाँ पर एआईएमआईएम की तरफ से उतारा गया है। क्या समझ में आ रहा है? और वोटिंग परसेंटेज का कम होना, अभी तक जो खबर आई है 3 बजे तक 44%, क्या कह रहा है? देखिए अंजना, एक बात तो लगता है कि पिछले बार जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई थी तकरीबन 48% था, उससे इस बार जो है वो आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 3 बजे तक का ही आंकड़ा देखें तो तकरीबन 44-45% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए किशनगंज लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर है, और सुबह से जो हमने तस्वीरें दिखाना शुरू की थी वो तस्वीरें अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं। क्यों? आप फिर समझिए, सीमांचल का ये पूरा क्षेत्र है, 3 जिले जो है कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, बिहार की बात करें तो तकरीबन 68%। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी तक भी देखिए शाम के 4 बज चुके हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ वो लगी हुई है, और वोटर जो है लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह के वक्त हमने देखा था कि ज्यादा संख्या में भी लोग आए थे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी है। तो हमने कुछ लोगों से बात भी की थी जो मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा था जुम्मे की वजह से हम सुबह सुबह वोट देने आ गए हैं, लेकिन अब वो उनके जो जुम्मे की नमाज समाप्त होने के बाद फिर से एक बार आप देखिए इस तरफ भी देखिए लंबी लंबी कतारें अभी तक लगी हुई हैं। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इस इलाके में वोटिंग को लेकर इस वक्त जो है वो जोश देखा जा रहा है, और लगातार वोटिंग चल रही है। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इकलौती सीट है किशनगंज जो कि विपक्ष के खाते में गई थी पिछली बार, और क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है जैसा कि हमने बताया था, इसलिए तीनों जो उम्मीदवार भी हैं वो मुस्लिम समाज से ही दिए गए हैं। अब ओवैसी फैक्टर की बात कर लीजिए, ओवैसी ने यहाँ पर 4 दिन ईंटा गाड़ कर यहाँ पर उन्होंने कैंपिंग की है, पूरा प्रचार प्रसार किया है। तो ओवैसी कितना बड़ा एक फैक्टर होगा ये देखने वाली बात होगी। रोहित, हर जगह पर जा रहे हैं हम लोग लोगों से बातचीत करने के लिए। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, इस बार सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो पूर्णिया सीट से इसलिए आया क्योंकि वहां पर पप्पू यादव ने, अब सोचिए आप, एक दिन पहले बड़े खुश होकर उनके लोग पप्पू यादव के नारे लगा रहे थे, कांग्रेस में शामिल हुए। शशि भूषण, माफ कीजिएगा, वहां से जुड़े हैं। और शशि, उसके फौरन बाद ये हुआ कि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती का अनाउंसमेंट कर दिया आरजेडी ने। उसके बाद से पूरी कश्मकश लड़ाई शुरू हुई। अब वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं वहां पर। क्या होता हुआ दिख रहा है? क्या वाकई इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा, या फिर बीमा भारती प्रबल दिख रही है किशनगंज से? इस सीट को लेकर, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, पूर्णिया से वो प्रबल दिख रही हैं बीमा भारती, आरजेडी। शशि, देखिए फिलहाल जो वोटिंग का ट्रेंड हमने देखा है अंजना, पूरे दिन भर, चाहे ग्रामीण इलाके में हो या फिर पूर्णिया का जो शहरी इलाका है, बीजेपी ने बहुत होमवर्क किया है। जो पिछले चरण में हमने देखा था कि कैडर एक्टिव नहीं था उनका, वो कैडर आज एक्टिव दिखा है जो वोटर्स को लाता है बूथ तक। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा शायद ये दोनों ही अंतिम रहे मैदान में, मतलब रनर और विनर की फैसला इन्हीं में हो। शायद बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली जाए, हालांकि देश तो ईवीएम में बंद होगा। 4 तारीख को सबके सामने 4 जून को फैसले आएंगे। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव जो कसम खाए बैठे थे कि पप्पू यादव को किसी हाल में लोकसभा नहीं पहुंचने देंगे, और शायद जिस तरह से उन्होंने अपील की अपनी आखिरी चुनावी सभाओं में पूर्णिया के अंदर कि या तो आप हमें वोट दे दीजिए, इंडिया गठबंधन को दे दीजिए, या फिर आप एनडीए को दे दीजिए, शायद ये बात उनके खिलाफ गई है। और इसका खामियाजा शायद भुगतना पड़े बीमा भारती को, जो इस वक्त कम से कम तस्वीर या बाकी चीजें निकल करके आ रही हैं जगह जगह से जो ट्रेंड है। पूर्णिया में वोटिंग जबरदस्त हुई है। सुबह के वक्त हमने देखा महिलाओं ने सबसे पहले वोटिंग किया करके। दिन में पुरुष जो हैं वो नजर आए थे। शहरी क्षेत्रों में अब इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं जो अपना काम निपटाने के बाद वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ा फैक्टर कह सकते हैं पूर्णिया सीट पे वो पप्पू यादव का रहा है। पप्पू यादव ने यहाँ चुनौती दी है, और पप्पू यादव ये दावा भी कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जो उनके निगेटिव गई पिछले 3 दिनों में, एक तो जो तेजस्वी यादव की गाड़ी पे हमला हुआ, मनोज झा और बाकी लोगों ने जो आरोप लगाए, तो ये चीजें पप्पू यादव की जो बाहुबली वाली छवि है उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्टैब्लिश कर रही थी। इस वजह से भी शायद उनको नुकसान हो सकता है। अंजना, ठीक है,
एक बार सीधा चलते हैं, हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, मौसमी भी जुड़ गई है वायनाड से। हिमांशु, जोधपुर सीट, करण सिंह यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर चुनावी मैदान में है। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अब शरद कह रहे हैं कि पिछली बार से बेटर वोटिंग परसेंटेज इस बार होती हुई दिखाई दे रही है, किसकी सक्रियता ज्यादा दिख रही है? देखिए, बिल्कुल शरद जो बात कह रहे हैं, लगभग 50% से ज्यादा जो है मतदान जो है वो जोधपुर शहर में हो चुका है अंजना। और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं और बहुत पावरफुल माने जाते हैं मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और उनका तो नारा भी है कि देश में मोदी और मारवाड़ में गजेंद्र। तो कहीं ना कहीं एक चीज को देखना होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो एक मीठी मासी है, यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसका प्रभाव जो है वो आम आदमी पर नजर आता है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जो है 2019 में जोधपुर सीट से चुनाव लड़ा था, 2,74,000 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार करण सिंह को यहां मैदान में उतारा है कांग्रेस ने रणनीति के तहत, और ये माना है कि राजपूत और वर्सेस राजपूत हो जाए, क्योंकि जाटों का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ नजर आया था और हनुमान बेनीवाल के साथ इस बार जो है वो अलायंस किया है कांग्रेस ने, और साथ ही साथ जो है ट्राइबल पार्टी जो है बाप, उनके साथ भी अलायंस हुआ। तो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार चुनौती देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस जो है वो ये सीट छोड़कर जो है जालौन चले गए हैं। अब यही बात जो है गजेंद्र सिंह शेखावत अपने चुनावी सभाओं में भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, देखिए अशोक गहलोत जो है मैदान छोड़कर चले गए हैं, उनको हार सामने थी, इसीलिए करण सिंह को जो है वो बलि का बकरा बनाने की कोशिश जो है वो अशोक गहलोत ने की है और अपनी मोदी सरकार की 10 साल की और करण सिंह सचिन पायलट के ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। हिमांशु, वायनाड चलते हैं जल्दी से, मौसमी थोड़ा सा बताइएगा, ब्रेक के बाद भी मैं आप ही के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि इस फेज में सबसे ज्यादा नजर वायनाड सीट पर ही है। राहुल गांधी के सामने एनी राजा का खड़ा होना वामदल से इंडिया गठबंधन की सुर लय को खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ज्यादा असर इसका नहीं हो रहा है? और माना जा रहा है कि इसी के बाद अमेठी का अनाउंसमेंट हो सकता है, शायद कल हो जाए या परसों। मौसमी, अंजना, आपने शुरुआत में ही कह दिया ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, मुझको औरों से नहीं है कुछ काम, तुझसे हरदम उम्मीदवारी है, चाहे मेरी अर्जी आपको या जनता की अर्जी नेताओं को कह लीजिए। पर जो बात आपने कही उस पर मैं संक्षेप में बोलूंगी कि राहुल गांधी यहाँ पे ना सिर्फ के सुरेंद्रन बीजेपी के अध्यक्ष, केरल अध्यक्ष से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर लेफ्ट ने काफी तीखी लड़ाई लड़ी है। और राहुल गांधी के वायनाड से रिकंटेस्ट करने का नतीजा ही है कि लेफ्ट ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर जबरदस्त तरीके से कार्पेट बॉम्बिंग की है और काम किया है। उम्मीद जता रहा है लेफ्ट की 2014 में जिस तरह से 5 सीटें उसको आई थी, तो कुछ उस तरह से उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक सीट उसके हाथ लगी थी 2019 में जब पहली बार राहुल गांधी लड़े थे। और एनी राजा तो ताबड़तोड़ लगातार राहुल गांधी को बाहरी बता रही हैं, के सुरेंद्रन कह रहे हैं कि टूरिस्ट वीजा पे आए हैं। तो ये सब समीकरण है, पर मुझे लगता है विक्ट्री मार्जिन राहुल गांधी का काफी ज्यादा था। और यहाँ पे मुझे एक सेंस केरला में मिला कि काफी लोगों ने चेंज की बात की, और वो चेंज राज्य में नहीं देश में चेंज लाने की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं उससे क्या समीकरण बैठते हैं। पर कुल मिला के जो बात मैंने आपसे कही, लगभग 53% वोट गया है वायनाड में अभी तक, और केरल का भी वोट प्रतिशत देश भर के वोट प्रतिशत से आगे चल रहा है। तो अच्छा उत्साह वोटरों में देखने को मिला है। ठीक है मौसमी, तुम ही थे जो हमारी बात समझे नहीं, हम तो तुमसे खत्म, तुमसे शुरू करना चाहते थे।